कहानी का अगला अध्याय अब शुरू होगा। आज मैंने नौजवान क्रांति का पेज भी अलग से फेसबुक पे बना दिया है, जिससे हम सारी गतिविधियों को वहां से संचालित कर सकें। कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों में लगे हुए हैं। मैं सभी युवाओं को, सभी छात्रों को, सारे लोगों को, और आप मुझे वीडियो मत भेजें, कोई जरूरत नहीं मुझे वीडियो भेजने की, इतनी सारी वीडियो आ गई हैं, तो आप वीडियो अपने पास ही रखें, वो आपके पास अपने पास सेव रखें, अपने पास वीडियो रखें, और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर आप हमें दिखा दीजिएगा। अभी वैसे तो कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों ने बनाई है। और महाराष्ट्र से 2 वीडियो आज मेरे पास आई हैं, बड़ी जबरदस्त वीडियो। इतना तैश भी नहीं दिखाना है कि सामने के लोग डर जाएं। खैर, 1857 के रिवोल्ट के बाद सत्ता आ गई क्राउन के पास, लेकिन सप्रेशन और एक्सप्लॉइटेशन खत्म नहीं हुआ। वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहली कड़ी थी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरी कड़ी थी 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तीसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कांग्रेस 1885। लेकिन डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। 2-4 लोग थे, उसने कहा कि ये इनकी औकात नहीं, कुछ कर लेंगे ये। खैर, 1905 बहुत टर्निंग पॉइंट रहा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, कल मैंने आपको समझाया, और पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिएक्शन था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ने जब अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को लगा कि नहीं हम शायद कैलकुलेट नहीं कर पाए इन्हें, और फिर सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की और 2 अटैक किया। पहला अटैक 1906 का मैंने आपसे बताया, पूरी कहानी थोड़ी सुनाई आपको, मुस्लिम लीग कैसे पैदा हुई, और मैंने आपसे कल ये भी बताया कि कम्युनिज्म वेपन था नेशनलिज्म को कंट्रोल करने का। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए। शिक्षा का यही तो सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा रोल यही है कि अगर हर आदमी हर बात को समझने लगे, और डेमोक्रेसी उसी राष्ट्र में सफल हो सकती है जहां के लोगों की समझदारी का लेवल बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात, इसलिए अगर आप पश्चिम में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ो, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट अगर आप पढ़ो, तो बड़ी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिया डेमोक्रेसी को, बड़ा स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कराया उन्होंने। उसकी वजह यह थी कि लोग जो है वो पहले समझे इस बात को। चाइना खैर अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में आता है, लेकिन सुनियत सेन का कहना भी बहुत सही था। डॉक्टर सुनियत सेन ने कहा कि मैं चाहता हूं पहले इस देश के लोग पहले समझें कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। खैर, सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर किया, 2 तरह से कमजोर किया। एक तो मुस्लिम लीग बनाई 1906 में, और दूसरा सूरज स्प्लिट। फिर फॉर्मूला यही है कि वंस आपका दुश्मन जब कमजोर हो गया तो फिर आप उसके ऊपर अटैक करें। आज शायद अब कहना ये ज्यादा जल्दी ही होगा कि चाइना ने भी यही सोचा कि पहले दुश्मनों को अंदर से कमजोर कर दो। सारे नाटो के अलाइज खतरे में हैं, जितने भी आप देखो नाटो अमेरिका के फ्रेंड हैं, सब की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, सब खत्म हो चुकी। ये फॉर्मूला है बेसिकली कि डायरेक्ट हमला करने से पहले दुश्मन को अंदर से कमजोर कर दो। खैर, बाय द वे, हमारे तकनीशियन बहुत उच्च दर्जे के तकनीशियन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हो जा रही, गलती हो जा रही, वो इन सब चीजों को नहीं जानते। मेरे बच्चे ही हैं छोटे छोटे, वो सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो आप उसे समझ लीजिएगा। खैर, तो कहानी ये चल रही है कि ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को अंदर से कमजोर किया, और फिर वो कैरेट और स्टिक की पॉलिसी लेकर आई। कैरेट मैंने आपसे कहा 1909 का एक्ट, और स्टिक एक्सट्रीमिस्ट नेताओं पर प्रहार। अब 1907 के बाद की जो स्थिति बनी भारत में, बड़ी खतरनाक बनी। नेशनलिस्ट लीडर बाहर हो गए खेल से, तिलक साहब तो जेल चले गए, लाला लाजपत राय कंट्री के बाहर चले गए, अरविंदो घोष सन्यासी हो गए, बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से अस्थायी संन्यास ले लिया। अब नेता बाहर, जनता असहाय। बिना नेता के जनता कुछ कर ही नहीं सकती, तो नेता बाहर, जनता असहाय, और सरकार आक्रामक मूड में एकदम उठाना शुरू किया सरकार ने कि उठाओ और पीटो सबको। इस परिस्थिति का परिणाम रहा 1907 का फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। कल मैंने आपको बताया, वो सिद्धांत बताया कि प्रोटेस्ट के 2 माध्यम हैं, एक मास मूवमेंट
और एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। और जैसे ही मास मूवमेंट को दबाया जाएगा, जब भी मास मूवमेंट चलेगा और मास मूवमेंट को दबाया जाएगा, तो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म विल बी द नेचुरल आउटकम। 1907, 1924, 1930, 1942 वो पैरेलली चलेगा रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब जो फर्स्ट फेज का रेवोल्यूशनरी टेररिज्म था 1904 से 1914, ये पहला फेज है, बड़ा क्रूड फेज है। कोई भी चीज इवॉल्व होती है तो पहले स्तर पे बड़ी क्रूड स्तर में होती है, बड़ी। आप देखेंगे पहला फेज का जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है, उसको इंस्पिरेशन कहां से मिल रही है? निहिलिस्टों से, IRA से, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वगैरह से। एंथुसियाज्म उन्हें भी उन्हीं घटनाओं से मिला जिन्हें एक्सट्रीमिस्टों से मिला था, कि जापान ने रशिया को हराया और इथियोपिया ने इटली को हराया, और बड़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हो चुकी थी, अभिनव भारत, मित्र मंडल वगैरह वगैरह। तो ये सारी सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह काम कर रही थी। खैर, अब 80% जनता इस देश की अशिक्षित और 80% गरीब। अब अशिक्षित जनता को मुद्दा तो समझाया नहीं जा सकता, उन्हें ऑर्गेनाइज तो किया नहीं जा सकता। तो पहले फेज में आप जो सबसे स्पेशल चीज देखेंगे वह है इंडिविजुअलिज्म। जैसे आप सेकंड फेज का जब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म देखेंगे तो वहां पार्टी देखेंगे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। वहां आप आइडियोलॉजी देखेंगे, यहां आप ऐसा नहीं देखेंगे, यहां आप इंडिविजुअलिज्म देखेंगे। क्योंकि जनता गरीब है, 80% जनता गरीब है, 80% जनता अशिक्षित है, उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, उसे उद्देश्य को समझाया नहीं जा सकता। तो इंडिविजुअलिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल 1897 रैंड की हत्या, प्लेग फैला हुआ था पूना में, रैंड प्लेग कमिश्नर था, और ये घर में पहुंचता है इंस्पेक्शन के लिए, और शायद किसी महिला को लेबर पेन हो रहा था, उससे बच्चा जन्म हो रहा था, और इसने बड़ी निर्दयता की रैंड ने, और चापेकर बंधुओं ने उसे मारा। फिर आप देखेंगे दूसरी घटना घटी, ये 1907 मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट पे हमला, हालांकि उसमें 2 कैनेडी लेडीज मारी गई। और सबसे बड़ा जो कांड रहा, जो सबसे बड़ा एपिसोड फर्स्ट फेज में रहा, वो है हार्डिंग पर हमला 1911 चांदनी चौक दिल्ली में। तो इंडिविजुअलिज्म इसका बहुत बड़ा फीचर रहा, सेल्फ सेक्रीफाइस इसका बहुत बड़ा फीचर रहा, क्योंकि सेल्फ सेक्रीफाइस एक बड़ा मीडियम है लोगों को जगाने का। जब भी किसी को कैपिटल पनिशमेंट, अभी 4 लोगों को फांसी हुई दिल्ली में, तो बड़ी उत्तेजित थी जनता उनकी फांसी को लेकर। हालांकि वो उत्तेजना कोरोना खा गया, लेकिन फिर भी कैपिटल पनिशमेंट अवेयरनेस में बड़ा रोल अदा करती है। तो 1907 से 1914 तक ये टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती रही। एक दूसरी जो समानांतर चीज चलती रही इस बीच में, वो था गदर मूवमेंट। जैसे कुछ समय पहले आपने घटना सुनी होगी महाराष्ट्र में, कि यूपी और बिहार के लोगों को लेकर एक अलग सा मुहिम चलाया गया, मूवमेंट चलाया गया कि यहां यूपी और बिहार के लोग नहीं रहेंगे। ऐसा ही कुछ कनाडा में हुआ, इमिग्रेशन लॉ आया कि इंडियंस को कनाडा में अलाउ नहीं किया जाएगा, और वहीं से फिर इस गदर मूवमेंट की नींव पड़ी, जिसमें सबसे अहम रोल प्ले किया लाला हरदयाल ने। उन्होंने हिंद एसोसिएशन फॉर्म किया पोर्टलैंड में, और उनका सबसे फेमस न्यूज़पेपर रहा गदर। तो ये दोनों क्रांतिकारी आतंकवाद और गदर मूवमेंट ये साथ साथ चलते रहे। 1914 में एक बड़ी जबरदस्त घटना घट गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फिर एक नया फॉर्मूला, मैच्योर पीपल कैन नॉट फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। जो मैच्योर लोग हैं ना, वो 2 फ्रंट पे कभी नहीं लड़ते। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा साहब जब प्रेसिडेंट बने, तो अमेरिका कई फ्रंट पे लड़ रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहा था, इराक में क्राइसिस चल रही थी, अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रही थी, नॉर्थ कोरिया, ईरान टेंशन दे रहा था उन्हें। तो ओबामा साहब ने तुरंत कहा कि पीस, अमेरिका विल फाइट, अमेरिका नाउ अमेरिका विल नॉट फाइट वॉर्स। लोगों ने कहा मतलब अब आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे? बोले नहीं लड़ेंगे, पर जस्ट वॉर्स लड़ेंगे, जस्ट। एक वर्ड उन्होंने यूज किया, जस्ट। और ओबामा साहब को उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, पीस का नोबेल प्राइज भी मिला। तो मैच्योर लोग जो है वो कभी डबल फ्रंट पे नहीं लड़ते। अब ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक फ्रंट तो वो खुल गया, और दूसरा फ्रंट रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, और तीसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। अब एक फ्रंट को तो बंद करना ही था। जैसे आप तैयारी करते हैं, तैयारी जब आप करने आते हैं
बड़ी बड़ी परीक्षाओं की या किसी भी चीज की तैयारी, मैंने आपसे कहा कि तैयारी का मतलब सिर्फ शिक्षा पढ़ने से नहीं है, और टैलेंट का मतलब परसेंटेज से नहीं है। जितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनके अंदर जो पहली चीज जो मैंने पहले दिन से ही आपसे कहनी शुरू की वो है अवेयरनेस। दूसरी चीज ये है कि आपको समाज से 1 साल के लिए कट ऑफ होना पड़ेगा। उसके पीछे बड़े स्पष्ट रीजन है, बड़े क्लियर रीजन, और जो लोग उस चीज को नहीं कर पाते वो बहुत बड़ी समस्या से गुजरते हैं। क्यों कट ऑफ होना पड़ता है 1 साल के लिए? क्यों सन्यासी जैसा जीवन जीना पड़ता है 1 साल के लिए? उसकी वजह यह है कि पढ़ना तो आपको 8 ही घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, लेकिन पढ़ने के माहौल में रहना है 24 घंटे। 2 दिन पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, C=C, कॉन्क्वेस्ट इज कंसोलिडेशन। 95% स्टूडेंट्स जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो कॉन्क्वेस्ट तो करते हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन कंसोलिडेट नहीं करते। और जो कंसोलिडेट नहीं करते उनमें एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं हो पाता। भाई आपने कोई चीज तैयार की और 2 महीने बाद आपको लगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको दिल्ली सल्तनत पता नहीं, आपको मुगल्स पता नहीं, आपको करंट्स पता नहीं, हाइड्रोस्फीयर पता नहीं, तो फिर आपका उत्साह कभी नहीं पैदा होगा। आप कॉन्क्वेस्ट करिए और कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ कंसोलिडेशन करते हुए भी चलिए। फॉर्मूले को पूरा फॉलो करिए, फॉर्मूले को तोड़िए कभी मत, सिर्फ पढ़ना नहीं। और फिर मैंने कहा अब जो जिस फॉर्मूले पे मैं अभी चर्चा कर रहा हूं कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अब दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसकी जिंदगी में चुनौतियां ना हो, संघर्ष ना हो। मोदी जी के नहीं है। जर्मनी के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया, न्यूज सुनी ना आपने? जर्मनी के, स्पेन की प्रिंसेस थेरेसा मारिया कोविड-19 की शिकार हो गई। यानी कोविड-19 वाकई में चाइनीज है, कम्युनिस्ट टेम्परामेंट है इसका, ये गरीब अमीर को नहीं देखता। एक बात पर तो कोविड-19 को मैं सलाम करूंगा कि उसने जो है गरीबी अमीरी की खाई को पट दिया, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स पॉजिटिव पाए गए, मतलब कनिका कपूर तोहफा उनको भी दिए। मतलब पूरा हायर हायरार्की जो ब्रिटेन की है वो पॉजिटिव है। तो ब्रिटेन को संभाल कौन रहा है? इंडियन मूल के लोग, एक ऋषि और एक प्रीति। तो बड़ा ट्रोल हो रहा है फेसबुक पर कि अब हिंदुस्तान ने 200 साल बाद अपना बदला लिया और हिंदुस्तान के लोग ब्रिटेन का शासन चला रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि कंसोलिडेशन 95% स्टूडेंट्स कभी नहीं करते, कभी करते ही नहीं। बड़ी सारी छोटी छोटी वो गलतियां करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। पहला साल तो बड़ा मेहनत का साल होता है, बड़ी मेहनत करते हैं, खासकर मिडिल क्लास जिनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन होता ही नहीं, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कंसोलिडेशन नहीं करते। आइसोलेशन, आज आप है ना आइसोलेशन में। कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को पनिशमेंट देने लगता है उसको फिर दुनिया में कोई पनिशमेंट दे ही नहीं सकता। स्टूडेंट मतलब दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। उससे बड़ी चुनौतीपूर्ण कोई काम ही नहीं। मेरे ख्याल से दुनिया में 2 सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, एक इंसानियत, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे, जब मैं कभी कभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें क्लास में बोलता था तो मुझे बड़ा ऑड सा लगता था। तब मुझे गांधी जी की मजबूरी समझ में आई कि एक महिला उनके पास अपने बच्चे को लेकर आई और उसने गांधी जी से कहा कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद लाइएगा आप इसे। 1 हफ्ते बाद जब वो बच्चे को लेकर आई तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि देखो बेटा, गुड़ मत खाया करो, नुकसान करता है। तो उस लेडी ने कहा कि ये बात आप पहले दिन ही बता दिए होते। बोले तब मैं भी खाता था। मोहम्मद गौरी, पहला तराइन का युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी हारा, लेकिन अब दोनों टैलेंटेड है। पृथ्वीराज चौहान भी टैलेंटेड है और मोहम्मद गौरी भी टैलेंटेड है, लेकिन दोनों का जो अप्रोच है युद्ध के बाद वो बिल्कुल अलग है। मोहम्मद गौरी लौट कर जाता है घुर
और एक साल वो मिलिट्री कैंप छोड़कर अपने महल पर गया ही नहीं। उसको कोई बेटा नहीं था। उसने अपनी बीवी को खत लिखा कि अब मुलाकात या तो हिंदुस्तान में होगी या जन्नत में। कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आपको राजा बनना है, हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब अगर उस ऑर्डिनरी में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, बस हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी व्यक्ति खुद को पनिशमेंट कभी नहीं देता। जब आप गोल सेट करते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गोल से, और पहली बात तो शुरुआत में छोटे छोटे गोल सेट करिए, बड़े बड़े गोल मत सेट करिए, क्योंकि जब आप छोटे गोल सेट करेंगे और उसे पूरा करेंगे तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। छोटे गोल सेट करिए, और अगर उन गोल को नहीं कर पाते हैं तो खुद को पनिश करिए। और जिस दिन आपने ये आदत डालनी शुरू कर दी, सेल्फ पनिशमेंट, फिर आप बिलीव करिए कि आपको दुनिया में कोई दूसरा पनिश नहीं करेगा। तो बात यहां चल रही थी कि मैच्योर लोग दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। तो अब एक फ्रंट तो ब्रिटेन को रोकना था, वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन रोक नहीं सकता था, तो रोक क्या सकता था? रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मास मूवमेंट को दोबारा रिवाइव करा दिया जाए। भाई टेररिज्म, मैंने कहा ना, दो तरीके हैं प्रोटेस्ट के, मास मूवमेंट, टेररिज्म। तो और जब मास मूवमेंट सप्रेस होगा तो टेररिज्म ऊपर आएगा। तो अगर आप मास मूवमेंट को फिर से रिवाइव करा दें, टेररिज्म फिर नीचे चला जाएगा। तो 1914 में आप देखेंगे एक बड़ी अच्छी घटना हो रही है कि सरकार ने तिलक को रिहा कर दिया। तिलक वाज रिलीज फ्रॉम जेल। आप कहेंगे कि साहब 6 साल तो पूरे हो गए थे। जी बिल्कुल 6 साल पूरे हो गए थे, लेकिन डिफेंस इंडिया एक्ट में किसी को कभी तक वो सरकार पे निर्भर करता है कि वो कब तक किसको अंदर रखे। तिलक साहब बाहर आए। तिलक साहब जब बाहर आए तो उनको एहसास हो चुका था, हालांकि उन्हें पहले भी एहसास था, कि अगर नेशनल टीम में उनकी जगह नहीं है तो उनकी पहचान नहीं हो पाएगी और वो बड़े काम नहीं कर पाएंगे। जैसे तेंदुलकर अगर राष्ट्रीय टीम में नहीं होते तो कौन जानता कि तेंदुलकर इतने बड़े टैलेंट हैं। तो बाहर आते ही तिलक ने प्रयास करना शुरू किया कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो फिर से कांग्रेस में चले गए। लेकिन फिरोज शाह मेहता जिंदा थे, और कल मैंने आपसे कहा कि उन्हीं के चेहरे पर जूता लगा था। तो वो बुजुर्गों ने कहा, जो बुजुर्ग बड़े नाराज थे, 2-3 बुजुर्ग बड़े नाराज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सट्रीमिस्टों को कोई अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कोई बात नहीं। अब जो समझदार लोग हैं उनकी जीवन तो फॉर्मूले पे ही चलता है। आम आदमी जो है उसका जीवन रोने में चला जाता है। जब भी आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके करीब आए, जब भी आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपके करीब आए, तो उसका सबसे सरल तरीका यह है कि उसके इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जाए। अगर आप सामने वाले के इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, वह व्यक्ति आपके पास करीब स्वतः आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला कि जब भी आप चाहते हैं, बहुत अच्छा बनने की जरूरत समाज में नहीं होती। आप देखो हमारे राजनेताओं को कोई नहीं अच्छा बनना चाहता। लोग जानते हैं, वो सब जानते हैं कि आप उन्हें छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्यों? उनकी यूटिलिटी है। कितने सारे राजनेता जेल से निकलते हैं, लोग, हजारों लोग माला लेकर खड़े होते हैं। यहां एक आम आदमी अगर चोरी में पकड़ जाए तो दोबारा वो समाज में बैठ नहीं सकता। उस इलाके को छोड़ देगा, उस मोहल्ले को छोड़ देगा, उस सोसाइटी को छोड़ देगा। यूटिलिटी। किसी को भी आप चाहते हैं आपके करीब आए, किसी को भी आपको करीब बुलाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी यूटिलिटी को देखें। उसकी क्या जरूरत है उसको पूरा करें। अब 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना, कोरिलेट करिएगा और समझिएगा। 1907 में सूरत स्प्लिट हुई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। और कल मैंने आपसे कहा था कि युवाओं के बिना राजनीति नहीं हो सकती। तो कांग्रेस अंडर मॉडरेट्स वाज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, मर चुकी थी, मास सपोर्ट था ही नहीं कांग्रेस के पास। अब एक्सट्रीमिस्टों को कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस को मास सपोर्ट चाहिए। तो 1915 में आप देखेंगे कि तिलक ने एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया, होम रूल लीग। बड़ी इंपॉर्टेंट घटना।
ये किस्सा कोई है, ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। आपको मॉडर्न इंडिया अगर ऑप्शनल के लिए पढ़नी है तो आपको 2 किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। एक विपिन चंद्राज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और एक सुमित सरकार 1885 टू 1947। तब आपको एक बेहद पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, एक धारावाहिक सुना रहा हूं, एक कड़ी सुना रहा हूं, और वो भी सुना सिर्फ इसलिए रहा हूं कि एक रूपरेखा बन जाए आपके मन में और नौजवान क्रांति को हम आगे बढ़ा सकें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, आपकी जो दिली इच्छाएं हैं वो पूरी हों, आपके ऊपर कोई संकट ना आए, क्योंकि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं और अवेकनिंग और अवेयरनेस के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं कल से बड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ चुटकुले सुना सकूं, आपको कुछ हंसा सकूं, कुछ माहौल बड़ा अच्छा कर सकूं, लेकिन कुछ बाहर की वेदनाएं जो है ना, दर्द, वो इतना ज्यादा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं, जो लोग की मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं 40 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं रह सकता। बहुत मैक्सिमम रह जाऊंगा तो 40 मिनट सीरियस रहूंगा, उसके बाद तो सीरियस रहना नामुमकिन है। अब बीवी से झगड़ा हो जाए तो 40 घंटे भी सीरियस रहा जा सकता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन क्लास में तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन इतना दिक्कत, इतनी चुनौतियां बाहर पड़ी हैं, इतने लोग परेशान हो गए हैं बाहर। अब पता नहीं राजनीति क्या करना चाहती है कि अपने ही, लेकिन ये तो सिद्धांत ही है, ये तो राजनीति का सिद्धांत है। देयर आर नो, राजनीति कहती है कि तुम किंगशिप नोज नो किंगशिप। ये तो पहला सिद्धांत है राजनीति का और सबसे खतरनाक सिद्धांत है कि राजनीति, किंगशिप, राजशाही जो है वो किसी रिश्ते को नहीं मानती। वो बाप को मार सकती है, वो मां को मार सकती है, वो भाई को मार सकती है, वो बाप को, वो किसी को भी मार सकती है। और जो किसी को भी मार सकता है, प्रजा की तो कोई कीमत ही नहीं उसके सामने। प्रजा की तो कोई, सबसे पहला फॉर्मूला यही है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसलिए आम आदमी जो बहुत इमोशनल होके राजनेताओं के पास करीब आता है, उसे बड़ी निराशा हाथ लगती है, बहुत निराशा, क्योंकि जब उसका उपयोग हो जाता है तो ये राजनेता उसे किसी भी तरह की कोई इज्जत नहीं देते। तो ये आम आदमी आम इसीलिए है क्योंकि जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो उसके क्लियर नहीं। तो होम रूल लीग के कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे अहम कारण है वो यही है कि जब भी, मैंने आपसे कहा ना कि जब भी किसी को आपको अपने करीब लाना है तो सबसे अहम जरूरत यह है, सबसे अहम चीज यह है कि सबसे अहम चीज यह है कि आप उसके इंटरेस्ट को पूरा करें। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट। अब तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, स्वराज की मांग की। होम रूल लीग सिर्फ तिलक ने ही नहीं शुरू किया, तिलक के साथ साथ होम रूल लीग एक और महिला ने भी शुरू किया, एनी बेसेंट। आयरिश महिला है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, आयरिश महिला है, आयरिश महिला है और थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1890s में बना, एक अमेरिकन और एक रशियन ने बनाया, मैडम ब्लाटावास्की और कोलोनल ओलोकॉट। और थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया विदेशियों ने, लेकिन उसका उद्देश्य था भारत के धर्मों में सुधार। ये बड़ी अजीब सी बात रही कि विदेशियों ने भारत के धर्मों में सुधार के लिए एक संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर 10 मिनट आपके साथ चर्चा जरूर करूंगा कि विदेशियों को क्या जरूरत है। भारत को, बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे कि भारत को जगत गुरु कहा। पश्चिम ने जो सबसे बड़ी खोज की वो थी एटम की, और पूरब ने जो सबसे बड़ी खोज की वो है आत्मा की, कॉन्शियस। और दोनों अगर मिक्स हो जाएं, दोनों अगर एक दूसरे को अडॉप्ट कर लें तो संस्कृति तो सर्वोच्चतम पर पहुंच जाएगी। जापान ने यही कोशिश की।
जापान ने यही कोशिश की। अगर आप जापान की अचीवमेंट देखें तो जापान की यही कोशिश है। जापान ने अपने कल्चर को तो सेफ बना के ही रखा, पश्चिम वेस्ट की जो सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी उनको अडॉप्ट किया, साइंस को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाया? मैडम ब्लाटावास्की और कॉलोनल ओलकॉट ने। उद्देश्य क्या था? भारतीय धर्मों में सुधार। अब कौन से धर्म? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का जो सबसे महानतम फॉर्मूला है वह है द्विज का फॉर्मूला। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला। मेरे बड़े सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर ध्यान के बारे में कुछ कहें और ध्यान के बारे में कुछ बोलें। मैं उतनी बड़ी अथॉरिटी तो नहीं हूं कि मैं ध्यान के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन मैंने जो सीखा है वो ये है कि हर व्यक्ति जो है वो सेंसस के लेवल पे शुरू होता है और उसकी संभावनाएं असीम तक है, कॉन्शियस। सिद्धार्थ गुरु की शरण में क्या बना? बुद्ध। नरेंद्र गुरु की शरण में क्या बना? विवेकानंद। ये संभावनाएं हर व्यक्ति के अंदर है और ये संभावना सिर्फ एक ही चीज से पूरी होगी, वो है ध्यान। इस संभावना के बीच जो सबसे बड़ी बाधा है वो है मन। मैं उस पर डिस्कस करूंगा। मेरा एक सेशन होगा पूरा माइंड और मेडिटेशन पर ही। 15 से पहले भी हो सकता है, 15 के बाद भी हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी हालांकि मेरा प्लान था कि मैं उसे न्यू ईयर पर ही उसे लॉन्च करूंगा, माइंड एंड मेडिटेशन, बट कुछ कारणों वो नहीं हो पाया। तो द्विज का सिद्धांत, ट्वाइस बॉर्न। हर आदमी हिंदुस्तान, हर आदमी 2 जन्म लेता है। पहला जन्म मां से और दूसरा जन्म गुरु से। जो पहले जन्म में हर व्यक्ति शूद्र होता है। शूद्र कौन? जो इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र। ये देश क्यों बर्बाद हुआ? उसकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह यही थी कि इस इतने बड़े सिद्धांत को बदल दिया गया। वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया गया। आज मुसलमान भी इसीलिए परेशान है। आज जो मुसलमानों की परेशानी है वही परेशानी है जिस चीज ने हिंदुओं को बर्बाद किया, वही चीज ने मुसलमानों को बर्बाद किया। मैं मुसलमान और हिंदू की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म और इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं। जो काफिर से मुसलमान तक का सफर है, हर व्यक्ति काफिर पैदा होता है। हर व्यक्ति काफिर कौन? जो अपने इंद्रियों का गुलाम, जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अफाक मतलब संसार। मेरे बड़े सारे मित्रों को मैंने देखा, नमाज पढ़ के बाहर निकलते तुरंत सिगरेट लगा लेते। जब इतने ही टेंशन थी अंदर तब गए क्यों? वही गलती जिस वजह से हिंदू कौम बर्बाद हुई। हिंदू कौम बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह थी वर्ण व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत को पलट देना। क्या है मुख्य सिद्धांत वर्ण व्यवस्था का? कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म पर आधारित नहीं। हर व्यक्ति जो मां के पेट से पैदा हुआ वो शूद्र है। शूद्र कौन? जो इंद्रियों का गुलाम है। आपको किसी ने चिकन पार्टी पे बुलाया, आप गए, चिकन 2 किलो चिकन खा गए, डायरिया हो गया। जो इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र। जो इंद्रियों का स्वामी है वो महावीर। यह भी कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में है। महावीर, हनुमान जी को महावीर कहा गया। दुनिया में यही जीतना तो मुश्किल है, मन और सेंसेस। शुगर के पेशेंटों से पूछिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनसे पूछिए कि इंद्रियों में कितनी ताकत है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट द्विज का, जिसका सिद्धांत है व्यक्ति को भगवान बनाना। बुद्धिज्म, विपासना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहना यह था कि भाई आप लोग इंसान को भगवान बनाने की क्षमता रखते हैं और आप गुलाम हो गए, जगत गुरु गुलाम हो गया। तो फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एनी बेसेंट हिंदुस्तान पहुंची।
और मद्रास में उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। लेकिन जब वो हिंदुस्तान पहुंची और इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करें, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अभी हिंदुस्तान की प्रायोरिटी रिलीजियस रिफॉर्म नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जब आप उसके प्रायोरिटी के अतिरिक्त कुछ देने की कोशिश करेंगे, अगर एक 5 साल के बच्चे को आप मर्सिडीज की चाबी दें, उसे कोई आनंद नहीं है उसमें, वो उसकी प्रायोरिटी ही नहीं, वो जानता ही नहीं क्या है। गिफ्ट का ये सिद्धांत है, प्रायोरिटी। आप देखिए कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस पर्टिकुलर समय पर क्या चाहिए। जैसे मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या को क्या चाहिए? उत्साह। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, और मैं इस जो एलोपैथी है इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं राजू भाई दीक्षित को लगातार सुनता था, मैं बड़ा उनसे हर बात पर सहमत रहता था। उनकी भी हत्या हुई इसीलिए। शुगर की इनके पास कोई दवाई नहीं है, कैंसर की इनके पास कोई दवाई नहीं है, HIV की इनके पास दवाई की, किसी वायरस की इनके पास कोई दवाई नहीं है। कोरोना में जो सबसे बड़ा स्टेप है वो ये है कि आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि आपका म्यूकस कलेक्शन ना होने पाए, जुखाम ना ज्यादा बढ़ने पाए। जुखाम ज्यादा बढ़ेगा, म्यूकस कलेक्शन ज्यादा बढ़ेगा, तब बॉडी रेजिस्ट करने के लिए बुखार हो जाएगा। बुखार एक सेल्फ मेड मैकेनिज्म है। जब बॉडी अपने ही दुश्मन से लड़ती है, तो इससे पहले आपको जुखाम हो, फ्लू हो, और हमारे पास फ्लू की कितनी सारी दवाई हैं। मुझे डेंगू जब हुआ तो डॉक्टर तो सलाइन वाटर चढ़ाते रहे, कोई दवा थोड़ी दी उन्होंने। दवा तो मुझे राघव लेकर आया। मैं आज यहां बैठा हूं वो राघव की वजह से। मैं संकल्प में क्लास लेता था और मैंने फेसबुक पर, मैं कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट था, नोएडा के 27 सेक्टर में कैलाश हॉस्पिटल में, और मैंने फेसबुक पर अपनी फोटो डाली कि सफरिंग फ्रॉम डेंगू, और प्लेटलेट 5000 से नीचे आ गई मेरी। और वो राघव लेकर आया पपीते के पत्ते का जूस। शुरुआत में जब डेंगू शुरुआत जब हुई डेंगू की, तो बहुत लोग मरे हिंदुस्तान में, दवा नहीं थी उसकी। फिर बकरी का दूध, पपीते के पत्ता, और अब देखिए डेंगू से कैजुअलिटी खत्म हो गई। आप फ्लू से बचिए, फ्लू मत होने दीजिए, बुखार मत होने दीजिए। कच्ची हल्दी का यूज करिए, काली मिर्च का यूज करिए, नींबू का यूज करिए, आंवले का यूज करिए, प्रिकॉशन लीजिए ना। आप डर क्यों रहे? कोरोना से ज्यादा खतरनाक है स्वाइन। कोरोना का जो सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसकी स्प्रेडिंग बहुत तेज है। ये इसका डेंजरस है, ये फैल बहुत तेजी से रहा है, और हमारे पास उतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं है। अवेयरनेस, अवेकनिंग, हिम्मत, उत्साह। तो जब एनी बेसेंट इंडिया आई तो उन्हें लगा कि नहीं, भारतीयों की यह प्रायोरिटी नहीं है। भारतीयों की प्रायोरिटी है राजनीतिक स्वतंत्रता। तब उन्होंने होम रूल लीग में उन्होंने भी जंप किया। तो दो लोगों ने, और दोनों ने अलग अलग चलाया। तिलक ने अलग चलाया, एनी बेसेंट ने अलग चलाया। और ये सवाल एनी बेसेंट से पूछा गया कि जब दोनों लोग होम रूल लीग मूवमेंट चला रहे हैं तो अलग अलग क्यों? तो एनी बेसेंट ने कहा कि हम दोनों का व्यक्तित्व अलग है। एक आमिर खान है, दूसरा नाना पाटेकर है। तो चूंकि हम लोगों का व्यक्तित्व अलग है, इसलिए हम लोग के फॉलोअर भी अलग अलग है, और हम लोगों के फॉलोअरों में किसी प्रकार का झगड़ा और मतभेद ना हो, इसलिए हम इस आंदोलन को अलग अलग चला रहे हैं। और होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा तिलक ने यह सिद्ध किया कि मैं अभी भी मास मोबिलाइजर हूं। अब देखिए होम रूल लीग की यूटिलिटी देखिए। मॉडरेट्स के पास कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के पास जन समर्थन नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट के पास कांग्रेस नहीं है, लेकिन उनके पास जन समर्थन है। बोथ बिकेम कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। इसी को मैं कहता हूं यूटिलिटी का सिद्धांत। आप जब किसी बहुत बड़ी हस्ती से मिलने जाते हैं, हालांकि कोई हस्तियां बड़ी नहीं होती दुनिया में, बड़ी हस्ती का मतलब बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, ये सब बड़ी हस्तियां हैं। हमारे देश में कहते हैं कि भैया आज हम डीएम साहब से मिल के आए, पब्लिक सर्वेंट हैं।
इस देश में बहुसंख्यक लोगों को इतने बड़े बड़े और गंदे गंदे रोग हैं, कोरोना तो कुछ भी नहीं है। मैं मुंबई से दिल्ली आ रहा था तो अमिताभ बच्चन साहब दिखाई पड़ गए एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, और भागे लोग। ठीक है, महानायक हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल उनकी आर्टिस्ट के रूप में एकदम इज्जत कीजिए। एक मैडम तो अपना बच्चा छोड़ के भाग गई। मतलब आपकी सेल्फ डिग्निटी नहीं है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आपको सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होता है। खुदा भी अगर मिल जाए ना, भगवान, तो सेल्फी मत लीजिए। अपने वजूद को इतना अच्छा बनाइए कि वो भगवान कहे कि भाई तुम्हारे साथ सेल्फी ले लो। अपने साथ लीजिए, अकेले में लीजिए, साइकिल के साथ सेल्फी ले लीजिए, पेड़ के साथ खड़े होकर ले लीजिए। इसको बोलते हैं यूटिलिटी का सिद्धांत। मैं बहुत लोगों को देखा, मिनिस्टर की गाड़ी पर ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाते, सेल्फी ले लेते। मिनिस्टर के पास खड़ा होकर सेल्फी ले ली। केंद्रीय मंत्री के साथ बिताए गए सुनहरे पल। कौन से सुनहरे पल? किसी के वजूद को इतना प्रमोशन क्यों देते हो कि तुम्हारा खुद का वजूद नीचे हो जाए? अपने को रिस्पेक्ट दो, अपने को। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, कोई दूसरा तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों देगा? और संघर्ष के मैदान में हो, युद्ध तो चल ही रहा है। देखो, डरे हुए लोग, परेशान लोग, रोते हुए लोग। उसकी वजह क्या थी? हमने पढ़ा दिया लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए। मानसिक रूप से ताकतवर हमने लोगों को नहीं बनाया। 1 अरब 30 करोड़ में के लोग अगर मानसिक ताकतवर हो, मानसिक बुद्ध की तरह कि अंगुलीमाल को पकड़ लाएं, तो आप सोच के देखो कि इस देश को कब्जा करना आसान होगा? 50% लोग, 60%। यूटिलिटी का सिद्धांत। 1916 में दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। मॉडरेट्स और कांग्रेस को चाहिए जन समर्थन, किसके पास है? एक्सट्रीमिस्टों के पास। एक्सट्रीमिस्ट को चाहिए कांग्रेस, किसके पास है? मॉडरेट्स के पास। तो 1916 में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता 1916। यूटिलिटी का सिद्धांत। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। एक को जन समर्थन चाहिए, दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन यहां सिर्फ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का समझौता नहीं हुआ, यहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। मुस्लिम लीग बहुत दुखी थी कि यहां जो है अंग्रेज जो है वो टर्की कैलिफ की सीट है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी दिक्कत रही। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसको गांधी जी ने बाद में और हवा दी। बहुसंख्यक मुसलमान मतलब हैं जो ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं हम उम्मत है, ये है। ईरान में मर रहे लोग, जाके देखिए, जाइए, बहुत सेवा करनी। जाइए, इस वक्त ईरान को आपकी जरूरत है, जाइए सेवा करिए। पहले अपना घर मजबूत करिए। हिंदुस्तान के मुसलमान की हालत इतनी खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। मैं अपने बड़े सारे मुसलमान भाइयों को, इंटेलेक्चुअलों को देखता हूं, सीरिया इज इन डेंजर, सेव गाजा। अरे बिहार परेशान है, उसको देखो पहले। टर्की, अपने बदन पे कपड़ा नहीं है, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। खैर, किसी भी कारणवश लेकिन समझौता हुआ। और इस समझौते का सबसे नेगेटिव पहलू यह रहा कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचक मंडल जो सरकार ने दिया था एक्ट ऑफ 1909 के तहत, और ये पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सबसे बड़ी वजह बना पाकिस्तान के बनने का। ये सबसे बड़ी वजह बना पाकिस्तान के बनने का। जो सबसे अहम वजह रही पाकिस्तान के बनने की, वो थी पृथक निर्वाचक मंडल। 1909 में मिला। अब आप सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को वोट मांगोगे तो एक समय के बाद उसके अंदर यह बात पैदा ही होगी कि मुसलमानों का इंटरेस्ट अलग है। तो आप देखोगे 1924 में रहमत अली
पाकिस्तान शब्द कॉइन करता है वो। यहीं से पॉलिसी शुरू हुई, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। इस देश के मुसलमान अगर किसी चीज की वजह से बर्बाद हुए हैं और उन्हें इस बात को समझना है, इस देश का मुसलमान अगर बर्बाद हुआ है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। आप इनकी, मैं तो अपने बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं, इनकी तारीफ कर दो, धर्म की इनकी तारीफ कर दो, खुद ही गर्दन काट देंगे अपनी, खुद ही। मुसलमानों को पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से बाहर आना चाहिए। इनकी बर्बादी, और ये यहीं से शुरू होती है 1916 से, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एट एनी कॉस्ट। अरे भैया तुम भैया भैया। लेकिन खैर, लखनऊ समझौता एक लैंडमार्क घटना रही मॉडर्न इंडिया में। समझौता हो गया। अब अंग्रेज गवर्नमेंट इस सारी डेवलपमेंट पे नजर गड़ाई हुई थी कि यार मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट एक हो रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो रही। तो उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा कि यार इतनी मुश्किल से तो तुम्हें तोड़ा है, और तुम सारे लोग ये क्या रंगारंग प्रोग्राम फैलाए हुए लखनऊ में। तो शो कॉज नोटिस भेजा, एक तिलक को भेजा, एक एनी बेसेंट को भेजा, कि रीजन बताओ। तो एनी बेसेंट को तो लगा कि नहीं भैया, और उधर एक तरफ इन लोगों को शो कॉज नोटिस भेजा, दूसरी तरफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हो गई 1917 में कि हम हिंदुस्तानियों को नए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देंगे। तो एनी बेसेंट ने कहा ठीक है, जब आप नए पॉलिटिकल रिफॉर्म देने की बात कर ही रहे तो वो मूवमेंट खत्म, वो मूवमेंट से बाहर आई। तिलक को शो कॉज नोटिस भेजा कि ये रंगारंग प्रोग्राम, क्या रीजन है। तिलक ने कहा साहब ऐसे ही, और कोई खास वजह है नहीं। ऐसे ही जो आंसर है ना, ये बड़ा गजब टाइप का, जो बहुसंख्यक आम आदमी देता है, ऐसे ही। आप लोग 2 बजे रात में टहल रहे, पुलिस वालों ने पकड़ा कि कहां टहल लो, आपने कहा ऐसे ही, 10 डंडा मार दिया उन्होंने खींच के। आपने पूछा मारा क्यों, बोले ऐसे ही। जब तुम ऐसे ही टहल सकते हो तो हम ऐसे ही मार भी सकते हैं, रीजन बताइए। और सरकार ने 60,000 रुपए जुर्माना ठोक दिया तिलक के ऊपर। तिलक ने पूछा जुर्माना क्यों, बोले ऐसे ही। और तब तिलक को लगा कि नहीं भैया, ये तो लोग फिर से वही मूड में है, पुराने 1908 वाले मूड में है, और ये फिर उठा के मंडाले भेज देंगे। तो एक बार गए तो गीता पे टिप्पणी लिखे, ठीक है अब क्या करेंगे। तो 1917 में तिलक साहब निकल लिए लंदन। वहां एक पत्रकार था वैलेंटाइन चिरॉल, उसने तिलक जी को बोला फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। जब भी आप बड़े बड़े काम करेंगे तो एक तबका आपकी बुराई करेगा और आपको गाली देगा, ये लॉ है, ये सिद्धांत है। और अगर आपको बुराई और गाली से डर लगता है तो आप करिए ही मत। जब भी आप उठने की कोशिश करते हैं तो ग्रेविटेशन नीचे खींचती है ना, जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन रोकती है ना, वो समाज में भी है। मैंने आपसे कहा ना, मेरे बड़े सारे मित्रों ने, कई सारे, बड़े सारे तो मैं ही कहूंगा, 2-4 लोगों ने मुझसे कहा नौजवान क्रांति क्या यार बेवकूफी वाले काम कर रहे हो। बेवकूफी, लेनिन अकेले पूरी रूस की क्रांति की उसने, वो और उसकी वाइफ। लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं इनकी सोच ही इतनी है, मैं उन्हें कुछ कहता भी नहीं। मुझे अपने आप पर भरोसा और मुझे आप पर भरोसा है। मैंने कल भी आपसे कहा मेरे पास 1000 से ज्यादा वीडियो, इतने अच्छे वीडियो लोगों ने बना के भेजे हैं, और ये वीडियो मूवमेंट चलता रहना चाहिए। और मैंने आपसे वादा भी किया है कि मैं ऑनलाइन एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, और जिन व्यक्ति के पास भी ये वीडियो होगा उनसे कोई फीस एनसीईआरटी के कोर्स की नहीं ली जाएगी। और एनसीईआरटी इज द डोर टू यूपीएससी। बड़े बड़े लोग मुझसे कई बार मिलने आए, अरे एनसीईआरटी से क्या होता है। मैंने कहा बताओ, क्वेश्चन तैयार हो तो बताओ, ये सब डायलॉग बाजी मत करो। एनसीईआरटी इज द डोर। 2 चीजें हैं जो आपको आईएएस बना सकती हैं, एक एनसीईआरटी, एक हिंदू न्यूज़पेपर। इन दोनों पर अगर कमांड आ जाए, कमांड, तो समझ लीजिए सर आप
का 70% कोर्स पूरा हो गया। जब भी आप बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े एम्बिशन देखते हैं, मोदी जी को सभी गाली दे रहे हैं। ज्यादातर लोग विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2 महीने पहले ही एयरपोर्ट क्यों नहीं बंद कर दिए। साहब, चाइना ने कहा, WHO ने इस बात को कहा था कि मानव से मानव नहीं फैलता कोरोना, तो क्यों बंद कर दें। यही बात तो आज चल रही है। चाहे चाइना और WHO के ऊपर जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं वो यही तो लगाए जा रहे हैं कि आपने क्यों कहा ऐसे। आपके नागरिक क्यों घूमने लगे पूरी दुनिया में, सबको गले लगाने लगे। लेकिन लड़ाइयां 2 तरह से होती हैं, एक नैतिक, एक अनैतिक। और जब दुश्मन अनैतिकता का सहारा लेता है तो वो सामने वाले को पूरा मौका देता है भरपूर अनैतिक होने का। महाभारत और पूरा सिद्धांत ही यही है। अभिमन्यु का वध हुआ, अभिमन्यु मारा गया अनैतिक तरीके से, उसके बाद कौरवों का हर आदमी अनैतिक तरीके से मारा गया। तो अगर हमारे पड़ोसी ने ऐसा गंदा काम किया, अगर ये सिद्ध होता है तो इन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। जापान को भी लगता था कि यूनिवर्सल रूलर्स, यूनिवर्सल। विलियम सेकंड के तो पैर ही नहीं पड़ते थे जमीन पर। विलियम सेकंड तो किसी से कायदे से बात ही नहीं करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में हॉलैंड भाग गया। जापानियों की तो जो धुलाई हुई, आज चाइना को भी वही लग रहा है। साहब, बनने में टाइम लगता है, मिटने में आज तक किसी को टाइम नहीं लगा। तो वैलेंटाइन चिरोल ने शायद वहां पे लिख दिया फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। अब आप इतने बड़े लीडर हैं तो आपके बारे में लिखा तो जाएगा। तिलक साहब चले गए, मानहानि का दावा दायर किया, लंदन चले गए कि तुमने मुझे ऐसा, वो लंदन चले गए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का महानायक हिंदुस्तान पहुंच चुका था, बैठा हुआ था साबरमती आश्रम में, मोहनदास करमचंद गांधी। और यहीं पर इस मूवी का इंटरवल होता है। एक नायक सीन से बाहर और दूसरे नायक का आगमन, मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी। इस देश में जो लोग कांस्टेबल से भी डरते हैं ना, कांस्टेबल से डरना ही चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। सरकारी कर्मचारी एकदम डरना चाहिए उससे, ऐसा नहीं कि नहीं डरना चाहिए। वो भी कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। किसी बड़े आदमी से सिर्फ ये कहना कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, ये ताकत है सर। किसी को तमाचा मार देना ही ताकत नहीं है। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं। किसी ताकत में बैठे हुए साम्राज्य को कहना, जिल्ले इलाही को कहना, वो आदमी मोहनदास करमचंद गांधी अवधि तक अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, वकालत करने गए, वहां भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस उन्हें नहीं मिला। और वो आदमी भारत में अंततः राष्ट्रपिता बन गया। और राष्ट्रपिता बनने की जो नींव पड़ी गांधी जी की, और मैं आपसे ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गांधी जी की जीवनी जरूर पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। उसमें आपको ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी जिनको आपको पढ़ के लगेगा कि नहीं यार, ये इंसानी चीजें हैं, हम भी इस दौर से गुजरते हैं। बड़ी सारी घटनाएं हैं, उनकी बड़ी सारी ऐसे जीवन की घटनाएं को उन्होंने उल्लेख किया है जो शायद हम सबकी चुनौतियां हैं, हम सबके लिए परेशानियां हैं। तो 1917 का समय बड़ा सही समय रहा। एक तरफ तिलक साहब, अब एक बार आपने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया, चलिए आप जेल चले गए, लेकिन आपके साथी बाहर चले गए। वो कहानी आपने शेफर्ड वाली सुनी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब सही शेर में आया तो उसके बाद कोई नहीं आया। दोबारा आपने जनता को बुलाया मानहानि का दावा दायर करने। तो एक तरफ तिलक बाहर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी पर्दे पर आ रहे हैं।
और हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी। मैं आज अपनी कहानी को यहीं विराम दूंगा। आज हमारे तकनीशियनों ने कुछ ज्यादा ही समस्या क्रिएट की, बहुत ज्यादा समस्या खड़ी की इन लोगों ने। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा कि आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि क्रांति चलती रहनी चाहिए। मैंने आज फिर फेसबुक पेज भी बना दिया नौजवान क्रांति का। मेरी बड़े सारे लोगों से बात भी चल रही है, मेरे बड़े सारे प्रशासनिक मित्र हैं और राजनीतिक मंच पर मेरे बड़े सारे मित्र हैं, उनसे मेरी बात चल रही है कि हम इसे एक अच्छा वो दे सकें। और लेकिन लड़ाई हमें ही लड़नी है। मैं चाहता हूं कि अगर 15 अप्रैल तक ऐसी स्थिति हो जाए कि हम इस चुनौती को काफी हद तक संभाल ले जाए। हमारी चुनौती सिर्फ इतना है कि हम इसको यहीं पर रोक लें। हम वो सारे एरिया ट्रेस कर लें जहां पे ये फैल रहा है, हम उनको कोडिफाई कर लें, हम उसे कॉर्डन कर लें, हम इसे यहीं रोक लें और हम कर लेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री ने 21 दिन का टाइम दिया वो बहुत अच्छा टाइम है और हम इसे कर लेंगे। और उसमें काम सिर्फ हम ही आएंगे। मैंने कहा कि कल जब वो युद्ध अगर शुरू होता है तो सेना तो बाद में लड़ेगी बॉर्डर पर, लेकिन पहले हमें यहां लड़ना है युवाओं को। और मैं मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना आनंद आ रहा है। और मॉडर्न इंडिया खत्म होने के बाद फिर मैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री उठाऊंगा, पूरी हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा एंशिएंट इंडिया की। पर वहां आप पूरा एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा आर एस शर्मा की, क्योंकि मैं आपको एक चैप्टर कनेक्ट करता हुआ दिखाऊंगा कि देखो साहब ये यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ, सेकंड चैप्टर में ये डेवलपमेंट हुआ, और पूरी कहानी बनाते हुए चलिएगा। और फीस मैंने आपसे मांगी ली है, 2 ही फीस है आपकी। एक तो वीडियो बना के डालिए, अवेकन करिए सर। ये मत, जैसे एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं वीडियो बनाने। इसमें हिम्मत में क्या आगे लेना है यार। कल आईपीएस बन जाओगे, क्राइम ब्रांच मिल जाएगा, कह दोगे मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं इनकाउंटर करने की, वो सामने वाला तुम्हारा इनकाउंटर करके चला जाएगा। तो कुछ तो बोलो यार, 4 लाइन लिख लो एक पेज पे। एक्सटेम्पोर नहीं हो पा रहा है, 4-5 लाइन एक पेज पे लिख लो, सामने वॉल पे चिपका लो, जैसे मैंने सामने चिपका रखा है। सामने वॉल पे चिपका लो और उसे देख के बोलो। कोई बात नहीं कि आपको रटा हुआ नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे, कहीं से तो बोलोगे सर, कहीं से तो शुरुआत करोगे। तो आज ही से करो, इतना बढ़िया मौका है। अपने दोस्तों को मैसेज भेजो कि यार हमें यह काम करना है। हमारा सिर्फ एक काम है, अब एक नहीं। अगर हम 15 अप्रैल तक भी रोक ले गए भी, हमारे बड़े सारे भाई डरे हुए हैं कि सरकार 3 महीने का राशन दिला रही, सरकार 3 महीने का वेतन दिला रही, तो सरकार का मूड है 3 महीने का। सरकार का मूड नहीं है सर, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो ऐसा हो जाएगा। सरकार का मूड नहीं है। सरकार अगर लॉकडाउन नहीं करेगी और मास किलिंग होनी शुरू हुई तो फिर सरकार फंस जाएगी। तो भी तो सरकार को फंसना है सर। अगर बड़ी संख्या में लोग मरते हैं तो भी सरकार को फंसना है। और सरकार कौन है? यहां के लोग। और मैं आपसे रिपीटेडली ये बात कहता आया हूं कि विषम परिस्थिति में कोई किसी पर आक्षेप नहीं करेगा, कोई किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। यह संघर्ष जारी रहेगा, हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे और यह क्रांति चलती रहेगी।